देखो, प्रबंधन के तहत आज का हमारा टॉपिक है निर्देशन, डायरेक्टिंग। देखो, हमने प्रबंधन के अंतर्गत सबसे पहले ये देखा था कि प्रबंधन में जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए हम पहले एक संगठन बनाते हैं। संगठन में काम करने वाले लोगों की भर्ती करते हैं। एक नियोजन होता है, प्लान के तहत संगठन बनता है। संगठन के तहत फिर स्टाफिंग की जाती है। फिर देखा था कि उनके कार्यों को नियंत्रण करने के लिए भी व्यवस्था होती है। एक अच्छी नियंत्रक प्रणाली होनी चाहिए। अब उसी के तहत जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है निर्देशन। अब देखो, निर्देशन का मतलब ही है आदेश देना। आपने संगठन बना लिया, लोगों की भर्ती कर ली, लेकिन संगठन में काम तभी होगा जब आप बताओगे कि क्या करना है। तो बस वही आदेश देना निर्देशन है। और देखो, प्रबंधन के अंतर्गत जब निर्देशन पढ़ते हैं तो इसका अर्थ केवल आदेश देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि निर्देशन का अर्थ केवल आदेश देना है, नहीं। आदेश देने के साथ साथ इसमें व्यक्तियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना, मतलब इसमें अभिप्रेरणा भी शामिल है। व्यक्तियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना, उन्हें कार्य करने के लिए कुशल नेतृत्व प्रदान करना, लीडर का रोल भी निभाना, ये सब निर्देशन के अंतर्गत आता है। मतलब निर्देशन के अंतर्गत प्रबंधन में हम ये देखते हैं कि ये एक टाइप से आदेश देना है, लेकिन आदेश देने के साथ साथ व्यक्ति को अभिप्रेरित करना, उन्हें नेतृत्व प्रदान करना और उनका पर्यवेक्षण करना भी शामिल। ये सब किसके अंतर्गत शामिल है? निर्देशन के अंतर्गत। आदेश देना, अभिप्रेरित करना, नेतृत्व प्रदान करना और उनका पर्यवेक्षण करना, ये सब कुछ निर्देशन के अंतर्गत शामिल है। ठीक है ना? तो ये तो इसका अर्थ हो गया। अब देखते हैं परिभाषा। कूंट्ज तथा ओडोनेल के अनुसार कि अधीनस्थों के पथ प्रदर्शन तथा पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य ही निर्देशन है। वो देखो, वही बात है, अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन, उनको मार्ग दिखाना, वो नेतृत्व वाली बात कर दी। नेता मार्गदर्शन करता है ना, तो वही है अधीनस्थों के पथ प्रदर्शन तथा पर्यवेक्षण, सुपरविजन, उनके कार्यों का सुपरविजन करना, पर्यवेक्षण करना, ये प्रबंधकीय कार्य ही निर्देशन है। मतलब एक ऐसा प्रबंधकीय कार्य जिसके अंतर्गत अधीनस्थों का मार्गदर्शन और उनका पर्यवेक्षण किया जाता है। ठीक है ना? तो ये किसकी? कूंट्ज तथा ओडेनेल की परिभाषा है। फिर इसके बाद डिमॉक की परिभाषा। डिमॉक का कहता है कि प्रशासन का हृदय निर्देशन कार्य है। प्रशासन का हार्ट है निर्देशन कार्य, जिसके अंतर्गत क्षेत्र का निर्धारण, आदेशों तथा निर्देशों को देता है तथा गतिशील नेतृत्व प्रदान करता है। देखो, वही बातें हैं, आदेश देगा, निर्देश देगा और नेतृत्व प्रदान करेगा। वही जो हमने अर्थ में देखा था ना, डिमॉक ने सारों को शामिल करके अपनी परिभाषा में शामिल कर दिया। ठीक है ना? तो ये देखो, निर्देशन की परिभाषा, दो ही लोग की परिभाषा याद रखो, डिमॉक की और कूंट्ज तथा ओडोनेल की। फिर इसके बाद है निर्देशन का विशेषताएं। निर्देशन की विशेषताएं। निर्देशन की क्या विशेषताएं हैं? विशेषताएं देखते हैं। तो देखो, निर्देशन की विशेषताओं के अंतर्गत सबसे पहली विशेषता ये है कि क्रिया की शुरुआत निर्देशन करता है। क्रिया की शुरुआत निर्देशन करता है। ठीक है ना? मतलब देखो, क्रिया की शुरुआत, आपका जो प्रबंधक है, ये प्रबंधन या प्रबंधक का मुख्य कार्य होता है। मुख्य कार्य, क्या कार्य करना है, उसका आदेश कौन देगा? तो वही कह रहे हैं, क्रिया की शुरुआत निर्देशन करता है। मतलब क्रिया की काम को शुभारंभ करना या शुरू करना ही निर्देशन है। कि आपको सबसे पहले यही बताना पड़ेगा ना कि क्या कार्य करना है, तो ये प्रबंधन का मुख्य कार्य हो गया। ठीक है ना? इसके बाद ही फिर आपने जो भी काम किया है, लोगों की भर्ती की है या जो भी आपने संगठन बनाया है, उसमें सबसे पहले आपको क्या है? आदेश देना पड़ेगा कि क्या करना है। तो वही आपके निर्देशन की पहली विशेषता हो गई। फिर दूसरी बात है कि ये जो निर्देशन है प्रबंधन के प्रत्येक स्तर पर पाया जाता है। प्रबंधन के प्रत्येक स्तर पर पाया जाता है। ठीक है ना? वही उच्च स्तर पर, मध्य स्तर पर, निम्न स्तर पर, प्रत्येक स्तर पर आपको आदेश देना है, पर्यवेक्षण करना है, नेतृत्व प्रदान करना है, अभिप्रेरणा देना है। तीसरी विशेषता है कि यह एक
निर्देशन के गतिशील चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब वही गतिशील प्रक्रिया, या इसको कह सकते हैं सतत प्रक्रिया, गतिशील प्रक्रिया। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार आदेश दे दिए बात खत्म हो गया। देखो आपको आदेश भी देना है, पर्यवेक्षण भी करना है, उनको प्रेरित भी करना है कार्य करने के लिए, और उनको नेतृत्व, ये लगातार सतत होगा, तो वही कह रहे हैं गतिशील या सतत प्रक्रिया है। फिर बताएंगे कि ये निर्देशन एक पद सोपानिक प्रक्रिया है, पद सोपानिक प्रक्रिया। पद सोपानिक प्रक्रिया मतलब समझ रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, ऐसा स्टेप, यहां पे एक स्तर हो गया, ये दूसरा स्तर हो गया, ये तीसरा स्तर हो गया, पद सोपानिक। यहां से नीचे, ये नीचे, ये इसको आदेश देगा, ये इसको आदेश देगा, ये इसको अभिप्रेरित करेगा, ये इसको अभिप्रेरित करेगा, ये इसको नेतृत्व देगा और ये इसको नेतृत्व देगा, ठीक है ना। ये टॉप वाला सबको नेतृत्व देगा, तो ये एक पद सोपानिक प्रक्रिया है, मतलब स्टेप बाय स्टेप ये प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। तो ये निर्देशन की विशेषताएं हैं। फिर देखते हैं निर्देशन का महत्व। महत्व, ठीक है ना। तो देखो महत्व में जो सबसे पहली बात है, ये उन कार्यों को आरंभ करता है जिससे संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है, संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। उन कार्यों को करने का आरंभ करता है जिससे संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, निर्देशन के अंतर्गत कर्मचारी, निर्देशन के अंतर्गत कर्मचारी व्यक्तिगत प्रयासों, कर्मचारी व्यक्तिगत प्रयासों को समन्वित करता है, व्यक्तिगत प्रयासों को समन्वित करता है, मतलब संगठन के कार्य और व्यक्तिगत कार्य दोनों समन्वित होते हैं और संगठन का लक्ष्य प्राप्त होता है, संगठन का लक्ष्य प्राप्त होता है। तीसरा क्या है, निर्देशन के अंतर्गत ही कर्मचारी अपनी योग्यता व क्षमता का पूरा उपयोग करता है, क्षमता का पूरा उपयोग कर सकता है, ठीक है ना। चौथा पॉइंट बताएंगे इसका महत्व कि कुशल नेतृत्व, कुशल नेतृत्व संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, ठीक है ना। और पांचवा पॉइंट बता देंगे कि ये संगठन में आवश्यक परिवर्तनों को, संगठन में आवश्यक परिवर्तनों को, संगठन में आवश्यक परिवर्तनों को शुरू करने में सहायता करता है, सहायता करता है, ठीक है ना। देखो ओवरऑल इसके महत्व यही है ले देखे कि ये संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान बनाता है, ठीक है ना। अब इसके देखते हैं कार्य कौन कौन से हैं, निर्देशन के कार्य, निर्देशन के कार्य। देखो कार्यों में सबसे पहला कार्य है कि ये नियंत्रण को प्रभावी बनाता है, नियंत्रण को प्रभावी बनाता है, अभी अपन ने पढ़ा है, उसी नियंत्रण को इफेक्टिव बनाता है, ठीक है ना। दूसरा है अधीनस्थों, अधीनस्थों की कार्यकुशलता
एवं मनोबल में वृद्धि करता है। अधीनस्थों की कार्यकुशलता और मनोबल में वृद्धि करता है। भाई जो अच्छा काम करेगा आप उसको इनाम दे रहे हो ना, और उनको मोटिवेट कर रहे हो। तीसरा, संप्रेषण की प्रक्रिया को सरल बनाता है। संप्रेषण की प्रक्रिया को सरल बनाता है। समझ रहे ना, संप्रेषण की प्रक्रिया को सरल बनाता है मतलब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, मतलब प्रबंधक कर्मचारियों से संपर्क करता है और जो कर्मचारी वो प्रबंधक से अपनी बात तक पहुंचा देते हैं। ठीक है ना। चौथा है, संगठन व कर्मचारी, संगठन व कर्मचारियों में समन्वय बनाता है। संगठन व कर्मचारियों में समन्वय बनाता है। ठीक है ना। और चाहो तो लिख दो कि संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। तो ये साधारण से कार्य हैं निर्देशन क्रिया के। अब इसमें हमको देखना है निर्देशन के सिद्धांत। निर्देशन के सिद्धांत, सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत है अधिकतम व्यक्ति योगदान। अधिकतम व्यक्ति योगदान। अधिकतम व्यक्ति योगदान मतलब देखो, निर्देशन का पहला सिद्धांत ये कहता है कि हमको निर्देशन की ऐसी तकनीक का प्रयोग करना है, निर्देशन की ऐसी तकनीक का प्रयोग करना है, ऐसी तकनीक अपनाना है या ऐसी तकनीक का प्रयोग करना है जिससे सभी व्यक्तियों की संस्था में, जिससे सभी व्यक्ति संस्था में सहायता दे। अधिकतम व्यक्ति योगदान, संस्था या संगठन में जितने लोग काम कर रहे हैं वो सभी संस्था में सहयोग दे सके, हमको ऐसा निर्देशन का तकनीक अपनाना है। तो इस निर्देशन का पहला सिद्धांत है। निर्देशन का दूसरा सिद्धांत है कि सांगठनिक उद्देश्यों में तालमेल। सांगठनिक उद्देश्यों में तालमेल, सांगठनिक उद्देश्यों में तालमेल। सांगठनिक उद्देश्यों में तालमेल क्या कहना चाह रहा है कि देखो, जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी के व्यक्तिगत हित, कर्मचारी के व्यक्तिगत हित और संगठन के उद्देश्यों, कर्मचारी के व्यक्तिगत हित और उद्देश्यों और संगठन के उद्देश्यों में हमेशा क्या होता है, द्वंद्व होता है, विरोधाभास होता है। अच्छा निर्देशन वही है जो क्या है, दोनों में तालमेल बिठाता है। अच्छा निर्देशन वही है, अच्छा निर्देशन वही है जो दोनों में तालमेल। देखो, व्यक्ति क्या सोचता है कि भैया ज्यादा तनख्वाह मिले, काम कम करना पड़े, ये व्यक्ति सोचता है। संगठन क्या सोचता है कि अधिकतम काम हो, न्यूनतम वेतन देना पड़े। तो दोनों के हितों में विरोधाभास हो गया ना। तो देखो, जो अच्छा निर्देशन है वो क्या करेगा, वो ये दोनों को समझाएगा कि देखो, कर्मचारी को समझाएगा कि अधिक उत्पादन होगा तो तुमको अधिक वेतन मिलेगा, और जो प्रबंधन को है, जो उच्च स्तर के प्रबंधक है, उनको समझाएगा कि तुम यदि अधिक उत्पादन करोगे, मजदूरों को ज्यादा वेतन दोगे तो अधिक उत्पादन होगा और तुमको अधिक लाभ प्राप्त होगा। मतलब ये बताएगा कि तुम्हारे हित और उद्देश्य अलग अलग नहीं है, तुम्हारे हित और उद्देश्य एक ही है। तो वही कह रहा है कि सांगठनिक उद्देश्यों में तालमेल, व्यक्तिगत उद्देश्यों और सांगठनिक उद्देश्यों में यह तालमेल स्थापित करता है। तीसरा है निर्देशन का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत। आदेश की एकता, आदेश की एकता का सिद्धांत पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि संगठन में कर्मचारियों को आदेश देने वाला केवल एक व्यक्ति होना चाहिए, एक उच्च अधिकारी। आदेश देने वाला केवल एक उच्च अधिकारी होना चाहिए ताकि कंफ्यूज ना रहे कि किसके आदेशों का पालन करना है। ठीक है ना, इसे कहते हैं आदेश की एकता का सिद्धांत। फिर चौथा पॉइंट है निर्देशन तकनीकों की उपयुक्तता।
निर्देशन तकनीकों की उपयुक्तता का सिद्धांत। निर्देशन तकनीकों की उपयुक्तता का सिद्धांत। देखो, निर्देशन की तकनीकों की उपयुक्तता का सिद्धांत ये कह रहा है कि हमको जो संगठन है उसमें कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए विभिन्न तकनीकों को अपनाना चाहिए। उपयुक्त तकनीक मतलब देखो, हो सकता है कि कोई व्यक्ति को क्या है, मौद्रिक इंसेंटिव दिया जाए कि ज्यादा पैसे दे तो ज्यादा काम करेगा, लेकिन हर व्यक्ति नहीं है कि जो ज्यादा पैसे के लिए ज्यादा काम करे। हो सकता है कोई व्यक्ति सम्मान चाहता हो तो आपको उसको थोड़ा सम्मान दो, उसको प्रमोशन को। तो वही कह रहे हैं कि निर्देशन तकनीकों को, जैसा व्यक्ति हो वैसी तकनीक को अपना के उसको अभिप्रेरित करना होगा। फिर इसका जो चौथा सिद्धांत है वो कहता है, पांचवा सिद्धांत कहता है प्रबंधकीय संप्रेषण। प्रबंधकीय संप्रेषण का सिद्धांत। प्रबंधकीय संप्रेषण मतलब समझ रहे क्या कह रहे हैं कि जो प्रबंधक है, आपका मैनेजर है, प्रबंधक, और नीचे जो अधीनस्थ हैं, इनके बीच संप्रेषण अच्छा होना चाहिए। मतलब प्रबंधक की बात अधीनस्थ तक पहुंचे और अधीनस्थ की बात प्रबंधक तक पहुंचे, यही कहलाता है प्रबंधकीय संप्रेषण का सिद्धांत। कि अच्छा जो निर्देशन होता है उसमें ये संप्रेषण अच्छा होता है, क्योंकि यदि संप्रेषण नहीं होगा तो फिर दोनों में जो कह रहे हैं कि तालमेल नहीं बैठ पाएगा। तो संप्रेषण, प्रबंधकीय से संप्रेषण होना चाहिए। फिर छठवां इसका सिद्धांत होता है अनौपचारिक संगठन का प्रयोग। अनौपचारिक संगठन का प्रयोग। देखो, हम संगठन को औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रकार में पढ़े। अनौपचारिक संगठन क्या होते हैं कि ऐसे संगठन होते हैं जिसमें व्यक्ति अनौपचारिक रूप से काम करता है, उसमें वो पर्सनल हित रहते हैं उसके, या उसका पर्सनल इंटरेस्ट रहता है। तो ये कह रहे हैं कि अच्छा निर्देशन है तरह संगठन में लोगों को ऐसे जोड़ता है जैसे वो अनौपचारिक संगठनों में जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। और सातवां है नेतृत्व, कि अच्छा निर्देशन में प्रबंधक अच्छा नेतृत्व प्रदान करता है। और आठवां है अनुसरण करना। अनुसरण करना मतलब प्रबंधक अपने अधीनस्थों को ऐसे उदाहरण पेश करेगा कि अधीनस्थ कर्मचारी उसके जो किए गए कार्य हैं उनका अनुसरण करेंगे, ठीक है ना। तो ये निर्देशन के सिद्धांत हो गए। अब अंत में इसका जो बचता है वो है निर्देशन के तत्व। देखते हैं निर्देशन के तत्व कौन कौन से हैं। निर्देशन के तत्व कह लो या अंग कह लो, बात ही की है। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, इसमें देखो इसके चार हैं। पहला है पर्यवेक्षण, दूसरा है अभिप्रेरणा, तीसरा है नेतृत्व, और चौथा है संप्रेषण। चार तत्व हैं किसके, निर्देशन के। देखो, परिभाषा में भी हमने ये चार चीजों की चर्चा की है कि जो अच्छा निर्देशन होता है वो पर्यवेक्षण, अभिप्रेरणा, नेतृत्व और संप्रेषण सब प्रदान करता है, ठीक है ना। एक एक करके देखो, चारों को देख लेते हैं। जैसे पर्यवेक्षण का मतलब होता है सुपरविजन। देखो, निर्देशन और पर्यवेक्षण लगभग एक सा साउंड करते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि एक समान क्रियाएं हैं, दोनों में अंतर है। पर्यवेक्षण मतलब क्या है, सुपरविजन करना। देखो, ये भी मार्गदर्शन करता है, ये भी मार्गदर्शन करता है, ये भी सिखाता है, ये भी सिखाता है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। अभी अपन अंतर देख लेंगे, लेकिन अभी आप केवल पर्यवेक्षण का अर्थ समझो कि जो सुपरविजन करता है। जैसे अपन एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम में जो टीचर की ड्यूटी लगती है ना, वो दरअसल पर्यवेक्षक ही होता है। वो पर्यवेक्षण का काम करता है कि आप एग्जाम दे रहे हो तो आप ये देखेगा कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो। आपको मार्गदर्शन करता है ना, कि इस कॉलम में क्या भरना है, इस कॉलम में क्या भरना है, या फिर समय बताएगा कि 1 घंटे बचे हैं, 15 मिनट हो गए हैं, इस टाइप से। तो इस टाइप का मार्गदर्शन करता है, यही काम क्या कहलाता है, पर्यवेक्षण कहलाता है। तो देखो, निर्देशन के अंतर्गत पहला चीज क्या बोला है कि पर्यवेक्षण, कि जो प्रबंधक रहेगा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को पर्यवेक्षण करेगा, उनका मार्गदर्शन करेगा, उनको बताएगा, उनको चेतावनी देगा, उनको सही समय पे सही सलाह देगा, तो वो पर्यवेक्षण कहलाएगा। दूसरा काम है अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। कर्मचारियों को कैसे मोटिवेट किया जाए, यह पता लगाना ही प्रबंधक का काम है। हो सकता है कुछ कर्मचारी
पैसे से मोटिवेट हो जाएं कि ज्यादा पैसा दो ज्यादा काम करेंगे। हो सकता है कुछ कर्मचारी सम्मान की इच्छा रखते हो तो उनको सम्मान देना पड़ेगा। तो वो ये क्या, अभिप्रेरण की अलग अलग तकनीकें होती हैं। सही सही व्यक्ति के लिए सही तकनीक, उसके अनुरूप तकनीक खोज के और अभिप्रेरण करना। कर्मचारियों से अधिकतम काम लेने के लिए उनको मोटिवेट होना चाहिए। डीमोटिवेट कर्मचारी होंगे तो काम ही नहीं करेंगे। तीसरा होता है लीडरशिप। लीडरशिप मतलब समझ रहे हैं ना कि प्रबंधक को ऐसी लीडरशिप प्रदान करना चाहिए कि अधीनस्थ उसको एक मॉडल के रूप में देखे, एक रोल मॉडल कि यार हमारा बॉस है या हमारा प्रबंधक है, कितना अच्छा काम करता है, उसका टाइमली अनुशासन हो और उसके बिहेवियर में ये चीज देखे। तो एक जो लीडरशिप होगा ना, यदि लीडरशिप का गुण होगा तो निर्देशन सही ढंग से करेगा। और अंत में है संप्रेषण। संप्रेषण मतलब अभी बताया था, संप्रेषण का मतलब यह है कि अधीनस्थ और उच्च स्तर के कर्मचारियों के बीच क्या है, वार्तालाप होनी चाहिए। उनके बीच क्या है, जो उच्च स्तर की बातें निम्न स्तर तक और निम्न स्तर की बातें उच्च स्तर तक सही ढंग से पहुंच रही है तो संप्रेषण ढंग का हो रहा है। तो देखो ये निर्देशन के तत्व हैं, पर्यवेक्षण, अभिप्रेरण, नेतृत्व और संप्रेषण। ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा पर्यवेक्षण और निर्देशन के अंतर को समझ लेते हैं। पर्यवेक्षण और निर्देशन के अंतर को समझ लेते हैं। पर्यवेक्षण और निर्देशन के अंतर को समझ लेते हैं। ठीक है ना। तो देखो जैसे सबसे पहला अंतर इसमें देखते हैं अर्थ को लेकर। जो पर्यवेक्षण है, पर्यवेक्षण अधीनस्थों पर निगरानी रखना और उनका मार्गदर्शन करना। बस इतना ही है पर्यवेक्षण का अर्थ, कि जो आपका अधीनस्थ है उसके कामों पर निगरानी रखना और उसका मार्गदर्शन करना। ठीक है ना। लेकिन निर्देशन में सब चीज शामिल है। निगरानी भी शामिल है, उसका मार्गदर्शन करना भी शामिल है, उसको अभिप्रेरित करना भी शामिल है, उसको नेतृत्व प्रदान करना भी शामिल है और बहुत सारी शामिल है, उसमें संचार भी शामिल है। ये मतलब क्या है, हम ये बता सकते हैं कि पर्यवेक्षण का क्षेत्र सीमित है और निर्देशन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। तो इसके बारे में ये भी बता देंगे कि यह एक लक्ष्योन्मुखी क्रिया है। ये जो पर्यवेक्षण है, पर्यवेक्षण क्या है, कार्योन्मुखी है। कार्योन्मुखी मतलब केवल कार्य पर फोकस किया जाता है। और ये क्या है, लक्ष्योन्मुखी, ये लक्ष्य पर फोकस करती है। संगठन का जो लक्ष्य, मतलब ये अभी बताए ना कि इसका क्षेत्र सीमित है और चाहो तो इसका बता दो इसका क्षेत्र व्यापक है, ऐसा। तो देखो ये पर्यवेक्षण और निर्देशन में साधारण सा अंतर होता है। ये जो पर्यवेक्षण है, ये पर्यवेक्षण मध्य स्तर और निम्न, प्रबंधन के मध्य स्तर और निम्न स्तर पर की जाने वाली क्रिया है। जबकि जो निर्देशन है ये उच्च स्तर के प्रबंधन, उच्च स्तर पर की जाने वाली क्रिया है। तो इस रूप में देखो आप अभिप्रेरणा, ये जो पर्यवेक्षण और निर्देशन में अंतर को भी समझ लो। बाकी जो 3 अंग हैं निर्देशन के, कौन कौन से, अभिप्रेरणा, नेतृत्व और संप्रेषण, इन तीनों को अभी हम डिटेल में देखेंगे, उनको अगले वीडियो में देखेंगे।